नमस्कार आदाब, मैं इंजमाम वहीदी। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता विकास प्रचार, जिनसे जानेंगे कृषि कानून रद्द होने पर क्या है उनकी राय। स्वागत है विकास प्रचार जी हमारे चैनल वन इंडिया हिंदी में। सलाम वालेकुम साहब। और सभी देश के किसान जो लगातार एक साल से संघर्ष में थे, 750 किसानों ने शहादत दी। लाखों करोड़ों किसानों का इसमें योगदान रहा। उन सभी किसानों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आखिर में उनका संघर्ष रंग लाया और इस निरंकुश सरकार को ये काले कानून वापिस लेने। जी। इसमें किनका योगदान सबसे ज्यादा रहा? जैसा कि पंजाब में इस सियासी गलियारों में ये हलचल है कि कैप्टन अपनी पार्टी बनाए तो उसके बाद उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया जिसके बाद किसान कानून रद्द हुए हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए वाहिदी साहब, जब आंदोलन 26 नवंबर 2020 को स्टार्ट हुआ था, तभी से हमने इसको पूर्ण रूप से अराजनीतिक रखा। किसी भी राजनीतिक पार्टी की पहल या राजनीतिक पार्टी की भागीदारी इस आंदोलन में नहीं होने दिया। ये आंदोलन उस किसान का आंदोलन था जो अपने घर से लस्सी दूध की सप्लाई लगातार दिल्ली बॉर्डरों पर पहुंचा रहा था। अपने घर से खाद्य सामग्री और व्यक्ति, बच्चे, सभी लोग इस आंदोलन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से शामिल रहे। जहां तक राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, ये राजनीतिक पार्टियों का दबाव नहीं, ये किसानों का जो संघर्ष था, जो उत्तर भारत से शुरू होकर दक्षिण भारत तक फैला। और आने वाला यूपी चुनाव, पंजाब चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव और गोवा चुनाव में सरकार बहुत जबरदस्त प्रेशर में थी कि अगर ये किसान इसी प्रकार बैठे रहे तो जिस प्रकार बीजेपी 1984 में एक सीट होती थी, उसी प्रकार बीजेपी और संघ का हालात वो किसान ना करते। इसलिए किसी राजनेता या राजनीतिक पार्टी का कोई इसमें योगदान नहीं है। ये टोटली किसानों का न रुकने वाला संघर्ष, जिस प्रकार वो कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं इस आंदोलन में, उस आंदोलन में उनके संघर्ष की बहुत बड़ी थी। तो इसमें जो किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों को मतलब किसानों के साथ नुकसान हुआ या किसानों को जो लाठियाचार्ज हुई या किसानों पर जो एफआईआर दर्ज हुए, इन पर अब किसान मोर्चा का क्या? भाईजी साहब, इस आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार ने तमाम तानाशाही जो तरीके अपनाने चाहिए, जो अंग्रेजों के राज में होते थे, वो अपनाए गए। जिस प्रकार हरियाणा सरकार ने सड़कें खोदी और जिस प्रकार से बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आपको जानकर अचरज होगा, हरियाणा में 70,000 किसानों के ऊपर बाय नेम मुकदमे दर्ज किए गए और बहुत से साथी हमारे शहादत को प्राप्त हुए। जिसमें कि एक साथी आज भी जिंदगी और मौत से हमारी लड़ाई, जिसके सिर के अंदर बड़ी सर्जरी हुई है, जिंदगी मौत की लड़ाई वो साथी लड़ रहा है। तो सरकार ने हर प्रकार के हथकंडे आंदोलन को तोड़ने के लिए, चाहे वो पुलिस बल का प्रयोग हो, सुरक्षा बलों का प्रयोग हो, चाहे वो लोगों को जातीय भावना से भड़काकर इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिशें करी, लेकिन उन सभी कोशिशों के बावजूद भी आंदोलन में जीत हुई। और अभी वाहिदी साहब, ये जीत अधूरी है, क्योंकि 4 जून 2020 को काले कानून आए थे। उससे पहले किसान कोई बहुत ज्यादा खुशहाल नहीं था। किसान की मुख्य मांगे स्वामीनाथन रिपोर्ट, किसान की मुख्य मांगे एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर अभी तक मोदी जी ने कुछ नहीं बोला है। तो अगर हम साल यहां रहे, इतना समय हमारा लगा, 800 किसान हमारे शहीद हुए, तो यदि वाकई नरेंद्र मोदी किसानों को खुश करना चाहते थे तो किसानों को कोई ना कोई तोहफा, चाहे वो एमएसपी गारंटी कानून हो, चाहे वो स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से फसलों के मूल्य हो, चाहे कोई अच्छे बिल जो किसान हितैषी हो, उनकी घोषणा अपने संबोधन में करना चाहिए था। ये तो केवल और केवल हमारे संघर्ष की एक मामूली सी जीत है। इसमें हमने प्राप्त कुछ नहीं किया वाहिदी साहब। हमने निरंकुश सरकार को अपना फैसला लेने के लिए पहली बार मजबूर किया और आने वाली सत्ताएं चाहे किसी पार्टी की हो, वो इस आंदोलन को एक ऐतिहासिक आंदोलन के रूप में याद रखेगी कि किसान जब भी सड़कों पर उतरेगा, किसान के खिलाफ कानून बनेंगे, तो किसान देश की वो कौम है जो चुप नहीं बैठेगी और अपने खिलाफ लाए गए किसी भी निर्णय का खुलकर विरोध करेगी। तो किसानों को मुआवजा दिया जाए, जो मतलब शहादतें हुई हैं, तो मुआवजा तो अभी दिया नहीं गया है, तो इस पर क्या फिर कदम उठाएगी किसान मोर्चा? निश्चित तौर पर कुछ सरकारों के द्वारा, जैसे आप देखिए पंजाब सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी और मुआवजे की घोषणा की गई, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर भी शायद घोषणा की गई। लेकिन हरियाणा ऐसा राज्य है जिसके अंदर सबसे ज्यादा शहादतें, सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, तो हरियाणा सरकार ने अभी कोई पहल नहीं की है। तो हमारी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से पहली मांग यही है कि वो पहली कलम से विधानसभा के अंदर या खुद घोषणा करें कि आंदोलन के दौरान जितने मुकदमे हुए वो मुकदमे सभी खारिज होंगे और जितने भी किसान साथी हरियाणा के शहीद हुए, उन सभी शहीद परिवारों को मुआवजा और एक एक परिवार के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी की घोषणा करेंगे। तब जाकर किसान ये मानेंगे कि सरकार ने उनके हित में कुछ किया है। जी। तो अब क्या आगामी चुनाव जो है, तो उसमें क्या जिस तरह से अभी केंद्र सरकार ने कृषि कानून रद्द किया है, उसके बाद ये कहीं ना कहीं एक चुनावी कार्ड भी कह सकते हैं इसे कि चुनावी कार्ड खेला गया है। तो क्या
सरकार के, केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद किसान अब बीजेपी के साथ जाएंगे? किसान इस पिछले एक साल को भाई साहब कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारे साथियों की जो शहादतें थी वो हमने कंधों पर ले जाकर घरों की तरफ वापस ले गए। और बीजेपी ने, हमने तो काले कानून नहीं मांगे थे भाई साहब, बीजेपी ने जबरदस्ती कॉर्पोरेटों के कहने पर वो किसानों को थोपे, जिसके विरोध में किसान लगातार एक साल तक बॉर्डरों पर डटे रहे। तो जो सर्दियां, जो गर्मियां, जो बारिश के सीजन हमने बॉर्डरों के ऊपर काटे हैं, जिस प्रकार एक देश की सत्ता से, एक देश की फौज से दूसरे देश की फौज लड़ती है, इस प्रकार हमने इस सरकार से लड़ाई लड़ी है। तो इस सरकार ने वाकई जो है ऐसे पाप किए हैं जिनको बुलाया नहीं जा सकता, जिनकी सजा का कोई भी हम जिक्र नहीं कर सकते, कितनी सजा दे या ना दे। बीजेपी आज काले कानून वापस लेने से राजनीतिक तौर पर बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि किसान उनका विरोध लगातार जब तक जारी रखेंगे। क्योंकि 2014 के अंदर भाई साहब पहली राजनीतिक रैली मोदी जी की चुनावी रैली रेवाड़ी हरियाणा के अंदर थी, जहां उन्होंने वादा किया था कि किसानों का कर्जा पहली कलम से माफ होगा और प्रधानमंत्री बनते ही स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूं। तो जब तक वो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं करते, शहीद किसानों को मुआवजा नहीं देते, इसी प्रकार हमारे फसलों के एमएसपी के ऊपर कोई कानून नहीं बनाते, तब तक बीजेपी इसका कोई भी राजनीतिक लाभ नहीं उठा पाए। जी, तो अभी जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कुछ दिनों से आंदोलन कभी तेज हुआ, कभी आंदोलन कम हुआ, बीच में किसान संयुक्त किसान मोर्चा में भी आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी रहे। तो 26 तारीख, उससे पहले ही केंद्र सरकार ने किसानों को सौगात दे दी। तो क्या आप लोगों ने ऐसी क्या रणनीति तैयार की थी? सरकार ने आप लोगों की मांगे मान ली, आप लोगों की क्या रणनीति थी कि जी हम तो पहले दिन से वाहिदी साहब यही कह रहे थे, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और सरकार ने जिस प्रकार तोड़फोड़ करने की इस आंदोलन में कोशिश करी, जब लंबा आंदोलन चलता है वाहिदी साहब, उसमें भीड़ें घटती भी है, जोश बढ़ता भी है लगातार। जिस प्रकार अभी हमने दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ था कि 29 तारीख को साल पूरा होने के बाद हम ट्रैक्टरों से ही दिल्ली कूच करेंगे, और जिसमें संख्या संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ नेताओं ने संख्या निर्धारित की थी, लेकिन हरियाणा पंजाब का किसान उस संख्या को मानने को तैयार नहीं था। जिसकी आईटी रिपोर्ट सरकार के पास जा रही थी कि ये प्रोग्राम जो है ये हो सकता है 26 जनवरी से बड़ा प्रोग्राम। और देश का किसान निहायत, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक का किसान और राजस्थान से लेकर नागालैंड तक का किसान, वो चाहे बॉर्डरों पर मौजूद नहीं है, लेकिन उसके अंदर का आक्रोश बीजेपी के प्रति बढ़ता जा रहा। उस आक्रोश को देखते हुए मोदी ने जो आज टेलीविजन, हमारी तो कभी सरकार से ये मांग नहीं रही भाई साहब कि आप हमें वार्ता पर बुलाएं। जब आप किसानों से बिना पूछे कानून लागू कर सकते थे, तो पहले दिन से हमारी मांग यही थी कि आप मन की बात में आके किसानों से माफी मांगे, तीनों काले कानून वापस लें और एमएसपी गारंटी कानून बनाए। तो अभी तक केवल उन्होंने ये तीनों काले कानून वापस लिए हैं। इसके साथ साथ किसानों की और मांगों पर ध्यान देने के लिए चाहे वो बातचीत का दौर अपनाएं, चाहे कुछ नए कानून पूरे देश के किसानों से राय करके, अगर 3 काले कानून आप किसानों के लिए बना सकते हो, तो 3 बढ़िया कानून बनाने का भी काम यदि बीजेपी सरकार करेगी, तब जाकर हम इस आंदोलन की सफलता मानेंगे। कि ओवरऑल जो आप 1 साल का वक्फा देखा आपने, उसके बाद अब कृषि कानून वापस हुए हैं, तो क्या देखते हैं कि पिछले 1 सालों के बाद जो अब कृषि कानून वापस हुआ है, तो क्या इससे आर्थिक हालात सुधरेंगे देश के? देखिए, आर्थिक हालात तो किसानों ने कभी नहीं बिगाड़े वाहिदी साहब। किसानों का जो दाल की बात कर रहे हैं, जो सब्जियों की बात कर रहे हैं, दूध की बात कर रहे हैं, वो किसान आज भी उस भाव में दे रहा था, कोरोना काल में भी उस भाव में दे रहा था जो वो पहले देता था। लेकिन जो जो हमारी मांग है कि कॉर्पोरेट जगत इसका व्यापारीकरण करके किसानों से सस्ता सामान और सस्ता अनाज लेकर उसे कंज्यूमर को महंगे दामों में बेच रहा था, उपभोक्ता को महंगे दामों में बेच रहा था। किसान जिस प्रकार फौजी देश की सेवा करता है बॉर्डर पर दूसरे राष्ट्र से, उसी प्रकार किसान लगातार 24 घंटे, लगातार 12 महीने अपने खेत के अंदर मेहनत करता है, ताकि देश का कोई भी मजदूर, कोई भी व्यापारी, कोई भी शहर में रहने वाला व्यक्ति भूखा पेट ना सो सके। और हमारी कोशिश हर साल, अगर आप उत्पादन देखें तो भारत के अंदर 1947 के बाद आज तक अनाज और खाद्यान्न उत्पादकों को आप देखेंगे तो लगभग 30 गुना बढ़ोतरी हमने करी। यानी किसान अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। हमारी भी जो कह रहे हैं, हम मांग करते हैं कि उपभोक्ताओं को भी महंगाई की मार ना पड़े, इसलिए सरकार जो बिचौलिया पद्धति है उसको खत्म करे और किसानों को कोई ऐसी स्कीम ले जिससे किसानों का प्रोडक्ट जो है सीधा वो आपकी मार्केट में आ सके, और मार्केट में आके जहां कंज्यूमर को सस्ता मिले वहां किसान को भी उसका उचित भाव मिल सके। ये कोशिश हमारी रहेगी। और बहुत सारे गांव में, जैसे आपके यूपी के गांव में गुड़ का देख लीजिए, जिस प्रकार ग्रामीण बैंक बनाकर और बाजार में ला रहे हैं, इसी प्रकार हम किसानों से भी अनुरोध करते हैं कि वो अपने फसल का व्यवसायीकरण कीजिए, ताकि उपभोक्ता को भी लाभ हो सके और किसान को भी लाभ हो सके।
खबर देखने को मिली थी कि पंजाब और हरियाणा में सरकार, केंद्र सरकार जो है मंडियां बेच रही हैं। तो इस पर किसान संगठनों ने ये कहा था कि एग्रो माल किसी भी हाल में बिकने नहीं दिया जाएगा। तो क्या कृषि कानून रद्द होने के बाद अब किसान इस पर कार्रवाई करेगा या फिर एग्रो माल बिकने देगा? देखिए भाई जी साहब, सरकार चाहे कृषि कानून वापस ले ले, लेकिन सरकार की सरकारी मंडियां खत्म करने का सरकार के ऊपर कॉर्पोरेट घरानों का दबाव है। जिस दबाव के तहत हरियाणा और पंजाब, जो सबसे बढ़िया सरकारी मंडियों का सरकारी मंडीकरण जो है पूरे देश के अंदर, हरियाणा पंजाब के अंदर, उसको खत्म करने की कोशिश, उसके कर्मचारियों को दूसरे डिपार्टमेंट में भेजने की प्रक्रिया लगातार चल रही है और किसान संगठन लगातार इसका विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने भी ये माना था 2007 के आयोग ने, कि यदि किसानों को खुशहाली देनी है तो जो मंडी व्यवस्था, सरकारी मंडी की व्यवस्था हरियाणा पंजाब में है, वैसी 75,000 और मंडियां देश के अंदर बननी चाहिए, जिससे कि किसान भी खुशहाल होगा और देश भी अन्न के मामले में पूरी तरह से अपने आप की जरूरतें खुद पूरी कर सकेगा। तो ऐसी कोशिशें सरकारें लगातार नीचे से कर रही है, लेकिन देश के किसान आप जाग चुके हैं और इस जीत के बाद निश्चित तौर पर देश के किसानों का आंदोलन के प्रति उत्साह बढ़ेगा और किसान हर जो उसके खिलाफ अन्याय होगा उसके खिलाफ मजबूती से लड़ेगा। इस जश्न को किस तरह से आप लोग मनाएंगे? जश्न हम वाहिदी साहब नहीं मना सकते, क्योंकि इन हाथों ने हमारे लगभग 800 किसान साथियों की शहादतें देखी है। लेकिन ये जो जंग हमने, इतनी लंबी जंग लड़ी है, शायद इतिहास के अंदर सबसे लंबी जंग हमने लड़ी, ये जंग हमें ये जरूर बताती है कि जो व्यक्ति हक के लिए लड़ता है उसे अपना हक जरूर मिलता है। और आने वाले वर्षों के अंदर किसानों को इस आंदोलन से प्रेरणा लेकर जो भी उनके खिलाफ अन्याय हो, जहां भी अन्याय होता दिखे, या सरकारें करे या व्यापारी करे, उनके खिलाफ जिस प्रकार इस आंदोलन में हम संगठित हुए, उसी प्रकार आप लोग संगठित होकर उसका विरोध कीजिए, अपने हकों की लड़ाई को मजबूती से लड़िए। ये आंदोलन इतिहास में दर्ज होगा कि देश के आम किसान ने एक तानाशाही राजा को, जो कि कभी अपने फैसले वापस नहीं लेता था, कभी प्रजा हितैषी फैसले नहीं लेता था, उसे ये फैसले लेने पर वापस मजबूर किया। और ये देश के किसानों के लिए एक उत्साहवर्धक, ताउम्र तक, आने वाले सैकड़ों साल तक इस आंदोलन का जिक्र होगा और किसान मजबूत होकर अपने हकों की लड़ाई लड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये धन्यवाद। थे हमारे साथ किसान नेता विकास पचार जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन लोगों ने शहादतें देकर आज जीत हासिल की है, लेकिन इनका जश्न वो लोग नहीं मनाएंगे क्योंकि काफी उनके साथी शहीद हुए हैं। लेकिन उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि कभी भी किसानों के हक में, किसानों के साथ ना हक की बात होगी तो वो एक साथ आकर इसी तरह एकजुट होकर लड़ाई लड़ें तो उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।